जहाँ पर किसी मुर्दे सा बेजान पड़ा एक आदमी अचानक जाग गया। उसने उठने की कोशिश की पर उसके शरीर की सारी मांसपेशियां किसी मुर्दे के समान पूरी तरह अकड़ी हुई थीं। तभी अगले ही पल उसके शरीर में हलचल सी होने लगी और वो आदमी अपनी अकड़न को सीधा करता हुआ एक झटके से उठ बैठा। दर्द के मारे वो आदमी बिलबिला उठा। गहरी सांसें भरते हुए उसने अपने शरीर के बाकी अंगों की अकड़न सीधी की और उस अंधेरे में खुद को संभालता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथ ने वहां मौजूद दीवारों को छुआ। डरा सहमा वो आदमी दीवार से सटकर वहीं बैठ गया। न जाने वो कैसी जगह थी जहां घोर अंधेरे के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। साथ ही उस आदमी को अपने हाथ में अब भी दर्द सा महसूस हो रहा था। वो आदमी ये तक नहीं जानता था कि वो उस जगह पर पहुंचा कैसे। तभी उस आदमी को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी जेब टटोली तो पाया कि उसकी जेब में चाबियों का एक गुच्छा और एक लाइटर थी। उसने लाइटर जलाई और उसकी रोशनी में सबसे पहले अपने हाथ को देखा। उसके हाथ पर कुछ काटने जैसा एक जख्म था। तभी उस आदमी ने जब लाइटर की रोशनी आगे की तो उसकी नजरों ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिससे उसका कलेजा तक कांप उठा। वहां चारों ओर इंसानी लाशों का ढेर लगा हुआ था और वो आदमी उन लाशों पर ही बैठा था। सड़ती हुई उन घिनौनी लाशों को देख उस आदमी ने वहीं उल्टियां कर दी। फिर वो फौरन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर वो आदमी उस वक्त एक गहरे गड्ढे में मौजूद था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आसमान में बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी जो गड्ढे के ऊपर खड़ी उसे ही देख रही थी। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता हुआ उस लड़की के आगे गिड़गिड़ाने लगा, पर तभी वो लड़की उससे मुंह फेर कर वहां से चली गई। वो आदमी रोता हुआ दीवार की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पैर से कुछ टकराया। उसने हाथ से नीचे टटोल कर देखा तो वो एक पिस्टल थी। वो आदमी उस पिस्टल को देख ही रहा था कि तभी ऊपर मौजूद उस लड़की ने गड्ढे में एक मोटी रस्सी लटका दी। वो आदमी फौरन उस रस्सी के सहारे ऊपर आ गया, पर अब वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। उसी पल उस आदमी ने देखा कि वो घने जंगलों के बीच मौजूद था जहां दूर दूर तक किसी का साया भी नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता हुआ एक दिशा में आगे बढ़ता गया। तभी थोड़ी दूर जाते ही उसे एक घर दिखाई दिया जहां से रोशनी भी आ रही थी। वो आदमी पिस्टल लेकर उस घर के करीब आ गया और एक टूटी हुई विंडो से झांक कर देखा। अंदर कहीं से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। वो आदमी दबे पांव उस घर के अंदर घुसा और उस कमरे में पहुंचा जहां से उसे लोगों की आवाज आई थी। उसने देखा कि वहां दो आदमी और दो औरतें आपस में बहस कर रहे थे और एक आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा था। वहीं उन दो औरतों में से छोटे बालों वाली एक एशियन लड़की वहीं थी जिसने उस आदमी को गड्ढे से निकाला था। तभी गड्ढे से निकला वो आदमी अचानक उनके सामने आ धमका और उन पर अपनी पिस्टल तान दी। लेकिन उन लोगों में एक आदमी के पास भी एक शॉटगन थी। उसने भी उस पिस्टल वाले आदमी को निशाने पर ले लिया। ये देख गड्ढे से निकले उस आदमी ने गुस्से में उससे कहा, क्या ये तुम्हारा घर है? वो तुम ही हो ना जो लोगों को मारकर गड्ढे में फेंक रहे हो? लेकिन शॉटगन वाले आदमी ने कहा, मैं नहीं, वो तुम हो जो लोगों को मार रहे हो। आखिर तुम हो कौन? इस पर गड्ढे से निकले उस आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं अचानक ही उस गड्ढे में जागा। उसके पहले की कोई भी बात मुझे याद नहीं है। तभी उनकी बहस के बीच बेसुध पड़ा वो आदमी अचानक जाग उठा। उसका शरीर भी बुरी तरह अकड़ा हुआ था। वो दर्द के मारे कराह रहा था। तभी एक लड़की ने उसे पानी पिलाया जिससे उसे थोड़ी राहत मिली और वो शांत होकर लेट गया। इतने में ही गड्ढे से निकले उस आदमी ने नीचे पड़े उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उस आदमी को भी पता ही नहीं था कि वो कौन है। तभी वो लड़की बोल पड़ी, सिर्फ ये और तुम ही नहीं बल्कि हम में से किसी को भी याद नहीं है कि हम कौन हैं। और इस वक्त ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। उसने अपनी पिस्टल नीचे कर ली। इसके बाद वे सब एक जगह जमा हुए। तभी एक आदमी ने टेबल पर कुछ आईडी रख दी और कहा, हमारे पास ना तो कोई फोन है और ना ही कम्युनिकेशन का कोई साधन, जिस कारण हम पुलिस से मदद की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ ये ड्राइविंग लाइसेंस है जो हम में से हर किसी को अपनी जेबों में मिली थी। इसी से हमें अपना नाम पता चल पाया। इसके बाद उन सभी ने गड्ढे से निकले उस आदमी को अपना अपना परिचय दिया। उनमें शामिल थे शेरन, लूकस, नेथन और माइकल। तभी गड्ढे से निकले उस आदमी ने कहा, मेरी जेब में तो कोई भी आईडी नहीं थी और मैं तो अपना नाम भी नहीं जानता। ये बात सभी को अजीब लगी। इसके बाद शेरन ने कहा, हमें अपनी जेब में 2 गाड़ियों की चाबी भी मिली है। क्या किसी ने यहाँ कोई गाड़ी देखी है? इस पर माइकल ने कहा, मैंने घर के आसपास देखा था, वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं थी। इसी दौरान गड्ढे से निकले उस आदमी की नजर उस एशियन लड़की पर पड़ी जो अपनी मूल भाषा में पेपर पर कुछ लिख रही थी। वो आदमी लड़की को झंझोड़ते हुए उस पर सवालों की तीर छोड़ने लगा। उसने पूछा, ये कौन सी भाषा है? क्या तुम मुझे जानती हो? आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया था? जवाब दो मुझे। पर तभी शेरन ने उस आदमी को रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम उसे डरा रहे हो। उस लड़की को अंग्रेजी समझ नहीं आती। ये सुनकर उस आदमी ने पूछा, आखिर ये लड़की है कौन?
इस पर शेरन ने बताया, ये तो हमें भी नहीं पता। हम सब तुम्हारे यहाँ आने से बस आधा घंटे पहले ही इस घर में जागे थे, पर ये लड़की यहाँ पहले से ही मौजूद थी। ये लड़की सुन तो सकती है पर बोल नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्यों इसके बर्ताव से ऐसा लगता है कि ये हम सबको जानती है। ये सुनकर वो आदमी शांत हो गया। इसके बाद वे सब उस घर की छानबीन में लग गए। इसी दौरान गड्ढे से निकला वो आदमी नेथन के साथ एक कमरे में पहुंचा। वो एक फूड स्टोरेज था जो ढेर सारे खाने के सामानों से भरा हुआ था। लग रहा था किसी ने लंबे समय तक वहाँ छुप कर रहने के लिए उन्हें जमा किया है। तभी गड्ढे से निकले उस आदमी को वहाँ एक फ्रिज में एक कैलेंडर लटका हुआ मिला, जिसमें 18 तारीख पर निशान लगा हुआ था, मानो 18 तारीख को कुछ होने वाला हो। उसे देख वो आदमी उस म्यूट लड़की को वहाँ लेकर आया और पूछा, क्या 18 तारीख पर तुमने निशान लगाया है? इस पर उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने पूछा, 18 तारीख तो 2 दिन बाद ही है, आखिर क्या होने वाला है 18 तारीख को? इस पर वो लड़की उन्हें इशारों में कुछ बताने लगी, लेकिन वो आदमी और नेथन उसका इशारा समझ नहीं पाए। तभी उन्हें माइकल की आवाज आई। वे जब भागकर माइकल के पास गए तो देखा कि माइकल को बेसमेंट में एक अलमारी मिली थी जो हथियारों से भरी थी। इसी बीच उधर वो म्यूट लड़की जंगलों की ओर कहीं भाग निकली। ये देख गड्ढे से निकला वो आदमी, लूकस और शेरन फौरन हथियार लेकर उस म्यूट लड़की को ढूंढने जंगल में जाने लगे। इसी दौरान उन्होंने आसमान की ओर देखा। आसमान में सितारे काफी चमकदार नजर आ रहे थे। लग रहा था मानो वे लोग किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वे तीनों बंदूक लिए टॉर्च की रोशनी में एक पगडंडी पर बढ़े चले जा रहे थे। तभी अचानक गड्ढे से निकले उस आदमी को अपने दिमाग में धुंधला सा एक दृश्य याद आया, जिसमें वो आदमी एक लड़की की लाश को बांधकर उसी पगडंडी पर खींचता हुआ कहीं ले जा रहा था। उस लड़की के कंधे पर बिच्छू का एक टैटू बना हुआ था। उस दृश्य को याद कर वो आदमी डर सा गया, पर उसने बाकियों से ये बात छुपाना ही बेहतर समझा और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें आसपास से अजीब सी बदबू आने लगी, बदबू जैसे किसी सड़ी हुई मांस की। तभी अचानक शेरन ने एक पेड़ पर रोशनी डाली। तभी उसने वहाँ जो देखा उसकी रूह कांप उठी थी। सामने एक पेड़ पर एक आदमी की लाश थी, जिसे बड़ी ही बेरहमी से कांटों वाली तार से लपेटकर पेड़ से बांध दिया गया था। आखिर इतनी बेदर्दी से उसे कौन मार सकता था? वे लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें ठीक उसी तरह एक और पेड़ से बंधी लाश नजर आई, जिसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे लोग फौरन वहाँ से आगे बढ़ गए। तभी उन्हें जंगलों में किसी की चीख सुनाई दी। वे भागकर जब उस आवाज की दिशा में पहुंचे तो उन्हें उस जंगल के बीच एक शेड दिखाई दिया, जिसके अंदर बेड़ियों से बंधी एक औरत मौजूद थी, जिसे वो म्यूट लड़की किसी बच्चे की तरह खाना खिला रही थी। तभी उन्होंने जब उस औरत के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें भी किसी सफेद पत्थर सी नजर आ रही थीं। वहीं एक बाल्टी में उस औरत का मलमूत्र भरा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो औरत काफी समय से वहाँ बंधी हुई थी। इतने में ही वो औरत घुर्राती हुई गड्ढे से निकले उस आदमी की ओर झपटी और चिल्लाकर कहा, मुझे याद आ गया, तू वही है जो मेरा इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पर तभी उस आदमी ने बंदूक से मारकर उस औरत को बेहोश कर दिया। इसके बाद वे सभी वापस घर लौट आए। कुछ समय बाद नेथन गड्ढे से निकले उस आदमी के पास आया और कहा, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ और साथ ही मुझे शेरन भी जानी पहचानी लगती है। मुझे लगता है वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी या शायद बहन। लेकिन उस आदमी ने बस मुस्कुराकर नेथन की बात को टाल दिया। फिर अगली सुबह उस आदमी ने सभी से कहा, अगर तुम लोगों के पास कार की चाबियां हैं तो जरूर यहाँ कार भी होगी, क्यों ना हम उसे ढूंढे। इस पर सभी उस आदमी की बात पर राजी हुए और माइकल और उस म्यूट लड़की को घर की रखवाली के लिए छोड़कर कार ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े। तभी थोड़ा आगे जाते ही उन्हें फिर पेड़ से बंधी एक लाश मिली। वो लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी और उस पर मक्खियां भिन्न भिना रही थीं। उसकी बदबू असहनीय थी। उसे देख गड्ढे से निकले उस आदमी ने कहा, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर इन लाशों को घर के चारों ओर बांध रखा है, शायद वो हमें कोई चेतावनी देना चाहता है। इसी दौरान दूसरी ओर माइकल उस म्यूट लड़की के साथ घर की रखवाली कर रहा था। तभी अचानक उसे जंगलों से आती एक चीख सुनाई दी। उसे सुन माइकल सख्ते में आ गया। उसने उस म्यूट लड़की को घर के अंदर भेज दिया और खुद बंदूक लेकर जंगलों की ओर उस आवाज की दिशा में निकल गया। इसी दौरान उधर गड्ढे से निकले उस आदमी और उसके बाकी साथियों को जंगल में आगे बढ़ते हुए एक कच्ची सड़क नजर आई। वे लोग किसी मंजिल की तलाश में एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। इस दौरान नेथन झाड़ियों पर पत्थर फेंकता हुआ अपनी ही मस्ती में चल रहा था। तभी उसने जब एक झाड़ी में पत्थर फेंका तो उसमें से टन की एक आवाज आई, मानो वो पत्थर किसी लोहे से टकराया हो। उन्होंने जब झाड़ियों में जाकर देखा तो उन्हें वहाँ झाड़ियों में छिपी 2 गाड़ियां मिली। ये वही गाड़ियां थीं जिनकी चाबी उन्हें उनके जेब में मिली थी। उन गाड़ियों को देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे लोग गाड़ियों की छानबीन करने लगे। इसी दौरान लूकस को गाड़ी में एक तस्वीर मिली। वो उनकी एक ग्रुप फोटो थी, जिसमें लूकस, शेरन
शेरन, नेथन और माइकल सभी लोग थे सिवाय गड्ढे से निकले उस आदमी के। लूकस ने शेरन से कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये आदमी हमारा साथी होगा? इस पर उस आदमी ने अपनी सफाई में कहा, मेरे इस फोटो में ना होने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि ये फोटो खींचने वाला मैं ही हूँ। इसी दौरान दूसरी ओर माइकल डरा सहमा उस आवाज की दिशा में जा रहा था। तभी थोड़ी दूर जाते ही उसने एक खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि किसी ने एक आदमी को वहां कांटों वाली तार से बांध रखा था। वो तार उस आदमी के शरीर में बुरी तरह ढंसे हुए थे और खून से लहूलुहान वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था। माइकल डरा सहमा उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? पर वो आदमी बस मदद के लिए गिड़गिड़ाए जा रहा था। माइकल से उसका दर्द देखा नहीं गया। वो उस आदमी के करीब जाकर उसे तारों से आजाद करने लगा, पर तभी अचानक उस आदमी की दर्द भरी आवाज हंसी में तब्दील हो गई और उसने उसी कांटों वाली तार से माइकल की गर्दन दबोच ली। माइकल उस आदमी के शिकंजे से आजाद होने के लिए छटपटाने लगा। दूसरी ओर बाकी लोग अब भी गाड़ियों की छानबीन में लगे थे। इतने में ही वो म्यूट लड़की भागती हुई उनके पास आई और उन्हें माइकल की लाश के पास ले गई। माइकल की लाश देख सारे लोगों को सदमा सा लगा। तभी तार से बंधा वो आदमी उन पर भी गुर्राया, लेकिन गड्ढे से निकले उस आदमी ने गोली मारकर उसका भेजा उड़ा दिया। तभी उसी पल एक बार फिर एक धुंधली सी याद उस आदमी के दिमाग में घर कर गई, जिसमें वो उस बिच्छू के टैटू वाली लड़की को दीवार पर पटक पटक कर मार रहा था। इस याद ने उस आदमी का दिमाग घुमा दिया। उसने सभी से कहा, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये कहकर गड्ढे से निकला वो आदमी वहाँ से जाने लगा। फिर जोन और शेरन एक कार लेकर उस कच्चे रास्ते पर मदद की उम्मीद में निकल पड़े। तभी थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आई। देखने से तो वो कोई बंद पड़ी फैक्ट्री लग रही थी। जोन और शरण जाकर उस फैक्ट्री की तलाशी लेने लगे। तभी उन्हें वहाँ एक बच्चा भागता हुआ दिखाई दिया, जो भागकर फैक्ट्री के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। जोन उस दरवाजे के गैप से उस बच्चे को आवाज देने लगा, पर ना जाने क्यों वो बच्चा जोन से डर रहा था। तभी उस बच्चे ने कहा, यहाँ से भाग जाओ जोन, वो लोग कल आने वाले हैं। ये सुनकर जोन दंग रह गया। उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर उस बच्चे ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। ये देख जोन जैसे गुस्से से पागल हो गया। वो गोली मारकर दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो ताला नहीं टूटा। इतने में ही शेरन ने किसी तरह जोन को शांत किया और वहाँ से वापस चलने को कहा। दूसरी ओर नेथन और वो म्यूट लड़की वापस घर लौट चुके थे। इसी दौरान लूकस भी वहाँ आया। लूकस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसे बात बात पर गुस्सा आ रहा था। साथ ही उसकी नाक से कोई अजीब सा सफेद तरल निकल रहा था। नेथन और उस लड़की ने लूकस को संभालते हुए उसे सोफे पर सुला दिया। उसके बाद नेथन लूकस के सिम्टम्स को समझने की कोशिश करने लगा। नेथन ने नोटिस किया कि लूकस का बर्ताव कुछ हद तक उस औरत की तरह होता जा रहा था जिसे उस म्यूट लड़की ने शेड में बंद कर रखा था। नेथन उसी वक्त म्यूट लड़की के साथ उस औरत के शेड में पहुंचा, पर वो औरत वहां से भाग चुकी थी। न जाने क्यों नेथन को वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। नेथन ने उस म्यूट लड़की को वापस घर भेज दिया और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करता हुआ जंगल के एक रास्ते पर जाने लगा। तभी आगे चलकर उसे एक घर दिखाई दिया। नेथन जब वहां गया तो देखा कि वहां भी जगह जगह इंसानी लाशें पड़ी हुई थीं। इतने में ही उसका पैर एक चश्मे पे पड़ा। उसे याद आया कि वो चश्मा तो उसी का है। उसने वो टूटा चश्मा पहन लिया। उस जगह को देख नेथन को लग रहा था मानो वो उस जगह को अच्छी तरह से जानता हो। तभी उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज आई। नेथन ने जाकर देखा तो वहाँ एक कैद खाने में वही औरत थी जो शेड से भाग गई थी। वो औरत कैद खाने में मौजूद अपनी बच्ची को बाहों में लेकर रो रही थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। उसे देख नेथन को अचानक कुछ याद आया। उसने उस औरत से कहा, हेलन, तुम्हारा नाम हेलन है। तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, पर हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। नेथन ने ये कहा ही था कि तभी वो औरत घुर्राती हुई उसकी ओर लपकी। ये देख नेथन ने उसका सेल लॉक कर दिया और वहाँ से बाहर भाग गया। तभी उसने देखा कि कुछ देर पहले वहाँ मरे पड़े लोग अचानक उठकर नेथन की ओर ही बढ़ रहे थे। वहीं उनमें से कुछ लोग अपना सिर पकड़कर दर्द से चीखे जा रहे थे, मानो उनका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा हो। उन्हें देख डर के मारे नेथन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दूसरी ओर वो म्यूट लड़की जब वापस घर पहुंची तो देखा कि लूकस दरवाजे के सामने ही बैठा गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे देख वो म्यूट लड़की भागकर ऊपर के एक कमरे में छुप गई और दरवाजा बंद कर दिया। तभी लूकस दरवाजे के पास आया और दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। ये देख लूकस घर के पीछे आया और ऊपर उस लड़की के कमरे तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे घर के पीछे एक छुपा हुआ तहखाना मिला। लुक्स जब उस तहखाने के अंदर गया तो पाया कि उस तहखाने के अंदर एक लेबोरेटरी थी, जहां सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले चीर फाड़ के टूल से लेकर कंप्यूटर्स और कई तरह के केमिकल मौजूद थे, और साथ ही वहाँ कुछ इंसानी दिमाग भी रखे हुए थे। लग रहा था जैसे कोई वहाँ उन इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहा था। वहीं लूकस को एक वीडियो कैमरा मिला। लूकस ने उस कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग्स प्ले की।
तभी उसमें उसे जोन का एक वीडियो मिला जो उसी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस वीडियो में एक तरफ जोन ने उस म्यूट लड़की को बिठा रखा था और उसके हाथ से उसके खून का सैंपल निकाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसने लूकस को एक बेड से बांध रखा था और उसे कोई इंजेक्शन दे रहा था। वीडियो में जोन लूकस के बारे में बताते हुए कह रहा था, ये सब्जेक्ट 143 है जिसे मैंने जंगल से पकड़ा है। इसे मैंने जो इंजेक्शन दिया है वो कारगर साबित होता दिख रहा है। इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट हैं जिससे सब्जेक्ट कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा। इसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाएगी जैसे किसी लाश की होती है और इसकी धड़कनें भी धीमी हो जाएंगी और जब ये बेहोशी से जागेगा तो इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उस वीडियो को देख लुकस हैरान रह गया। दूसरी ओर जोन और शेरन वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में शेरन ने जोन से कहा कि उसे ऐसा फील होता है जैसे वो जोन को बहुत समय से जानती है। इस पर जोन ने भी शेरन को बताया, मुझे भी ऐसा ही लगता है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मैंने कोई बुरा काम किया है जिसके लिए मुझे अंदर से बुरा फील होता है, लेकिन पता नहीं वो क्या काम है। वे दोनों ऐसे ही बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक रास्ते में एक पेड़ गिर पड़ा। जोन ने फौरन ब्रेक मारी। वे लोग जब कार से निकलकर बाहर गए तो देखा कि वहां जंगल में कुछ लोग कुल्हाड़ी लिए पेड़ों को काट रहे थे। जोन ने मदद की आस में चिल्लाकर उन्हें आवाज दिया। उसे सुनकर उन सभी ने एक पल तो जोन और शेरन को घूर कर देखा, लेकिन अगले ही पल वे सभी कुल्हाड़ी उठाकर जोन और शेरन की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें देख जोन और शेरन पूरी रफ्तार से भागकर अपनी कार की ओर आए और कार स्टार्ट करने लगे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी जोन उतरकर कार को पीछे की ओर धक्का देने लगा ताकि कार स्टार्ट हो जाए, लेकिन तब तक वे खुखार लोग उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अब जोन और शेरन का उनसे बच पाना नामुमकिन था, लेकिन तभी उन लोगों ने कुछ देखा और डर कर अचानक वहीं रुक गए। उन्हें देख जोन ने जब इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि वहां पेड़ पर 2 लाशें लटक रही थीं। जोन समझ गया कि वे लोग उन लाशों से डर रहे थे। वो लाश किसी काग भगोड़े की तरह उन्हें उस इलाके से दूर रख रही थी। शायद वे उन लाशों की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसी के साथ जोन और शेरन घर लौट आए, पर घर लौटते ही लूकस बंदूक लेकर जोन का स्वागत करने आ गया। उसने शेरन से कहा, शेरन ये जोन ही है जिसने ना जाने हमारे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हमारी याददाश्त चली गई है। तुम अपना हाथ देखो, इसने हम सबको किसी तरह का इंजेक्शन लगाया था। ये सुनकर शेरने ने अपना हाथ देखा, उसके हाथ पर भी इंजेक्शन का निशान था। फिर शरण ने भी जोन का वो वीडियो फुटेज देखा। उसे देख शेरन भी दंग रह गई। जोन अपनी सफाई में कुछ भी कह पाता उससे पहले ही लूकस ने उसे बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया और उसे दोबारा उस लाशों से भरे गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद लूकस वापस घर आया। उस वक्त शेरन उस म्यूट लड़की के साथ बैठी हुई थी। उस म्यूट लड़की को देख लूकस का अचानक व्यवहार ही बदल गया। उसने उस लड़की को पकड़ लिया और गलत इरादे से उसे छूने की कोशिश करने लगा। शेरन ने जब उसे रोका तो उसने शरण को भी मारकर दूर गिरा दिया। ये देख वो लड़की खुद को छुड़ाकर भागने लगी, लेकिन लूकस उस पर हावी हो गया और उसे जबरदस्ती करने लगा। इतने में ही शेरन बंदूक लेकर वहां आई और लूकस पर शूट किया, लेकिन लूकस उसकी गोली से बच गया और खिड़की से बाहर कूदकर सीधा जंगलों की ओर भाग निकला। दूसरी ओर जोन को जब होश आया तो खुद को वापस लाशों से भरे गड्ढे में पाकर वो परेशान हो उठा, पर तभी वो म्यूट लड़की एक बार फिर गड्ढे में रस्सी फेंककर जोन को गड्ढे से बाहर निकाल लाई। गड्ढे से निकलते ही जोन वापस उस बंद पड़ी फैक्ट्री में जा पहुंचा जहां उसे वो बच्चा दिखा था। जोन उस बच्चे से अपनी हकीकत जानना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचकर जोन ने देखा कि फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ था। जोन फैक्ट्री के अंदर गया। वहां हर तरफ टेंट्स लगे हुए थे, पर वो बच्चा वहां से गायब था। वहीं जोन को एक टेंट के अंदर ऑरेंज रंग का एक बक्सा मिला। उस बक्से को देख जोन को धुंधला सा कुछ याद आया। अपनी यादों में जोन किसी को वैसा ही एक बक्सा देते हुए कह रहा था, इस बक्से को सावधानी से ले जाना, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारे पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं थोड़ी और छानबीन करने पर जोन को उस जंगल का एक नक्शा मिला। उसी पल जोन को याद आया कि उसने जिसे बक्सा दिया था उसे नक्शे में एक लोकेशन भी बताया था जहां उसे वो बक्सा पहुंचाना था, पर वो लोकेशन कहाँ की थी ये जोन को याद नहीं आया। जोन उसी वक्त नक्शा लेकर वहां से निकल गया और जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। इस दौरान दूसरी ओर शेरन भी उस लैब में जा पहुंची थी और वहां छानबीन करते हुए उसकी याददाश्त भी वापस आने लगी थी। तभी उधर जोन को रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त हुई कार नजर आई। जोन ने कार से उतरकर देखा तो वहां वही ऑरेंज कलर का बॉक्स पड़ा था जिसे जोन ने अपनी यादों में किसी को सौंपते हुए देखा था। जोन ने जब उस बक्से को खोल कर देखा तो उसके अंदर ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थी। उन दवाई को देख जोन को सब कुछ याद आ गया। दरअसल दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ था। उस वायरस से इफेक्टेड लोगों का सिर दर्द से फटने लगता था और उनका व्यवहार बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता था। फिर वे लोग धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोकर दूसरे इंसानों को काटने को दौड़ते थे। वे जिस इंसान को काट लेते थे वो भी उस वायरस से इफेक्ट हो जाता था।
और खूंखार लोगों में बदल जाता था। असल में जोन कोई गलत काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो एक डॉक्टर था जो अपने साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर उस वायरस का इलाज ढूंढ रहा था। उसके साथी डॉक्टर्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शेरन और डॉक्टर नेथन थे। शेरन जोन की पत्नी थी और नेथन जोन का भाई था। साथ ही माइकल उनका दोस्त था। वहीं लूकस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जंगल से पकड़ा था, जो शुरुआत में वायरस से इफेक्टेड था। उसके साथ ही जोन ने उस शेड वाली औरत और उसके साथ कुछ और लोगों को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि वे पहले से ही इफेक्टेड थे और जोन उनका इलाज करना चाहता था। जोन लूकस पर एक्सपेरिमेंट्स करके एंटीवायरस बनाने की कोशिश कर रहा था। काफी टेस्ट के बाद आखिरकार जोन की बनाई एक एंटीवायरस से लूकस की हालत में सुधार आ गया था। तब जोन ने अपना बनाया एंटीवायरस मिलिट्री तक पहुंचाने उस आदमी को भेजा था, ताकि मिलिट्री इफेक्टेड लोगों का इलाज कर सके। लेकिन बदकिस्मती से मिलिट्री तक पहुंचने से पहले ही उसका आदमी एक्सीडेंट में मारा गया था। उसके बाद जोन को याद आया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा था। तभी बिच्छू के टैटू वाली उस लड़की ने अचानक उन पर हमला कर दिया। दरअसल वो लड़की भी वायरस से इफेक्टेड थी और जोन ने उसका भी इलाज करने के लिए उसे अपने लैब में बंदी बनाकर रखा था। लेकिन वो लड़की किसी तरह आजाद हो गई थी और जोन और उसके साथियों को मारना चाहती थी, इसलिए मजबूरन जोन को उसे मारना पड़ा था। उसके बाद जोन जब उस लड़की की लाश को गड्ढे में ठिकाने लगाने ले जा रहा था, तो उसे वॉकी टोकी पर माइकल ने बताया कि इफेक्टेड लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तब जोन ने उन सभी को घर के अंदर खुद को लॉक करके खुद को एंटीवायरस का इंजेक्शन लगाने को कहा, ताकि इफेक्टेड लोगों के काटने पर भी उन्हें इन्फेक्शन ना हो। उस वक्त उन्होंने जोन का कहा मान लिया था, लेकिन तभी एक इफेक्टेड ने अचानक जोन पर ही हमला कर दिया था और उसके हाथ पर काट लिया था। तब उससे बचने के चक्कर में जोन उस लड़की की लाश के साथ गड्ढे में गिर गया था। फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए जोन ने खुद पर भी एंटीवायरस इंजेक्ट कर लिया था और उस एंटीवायरस के असर से बेहोश हो गया था। ये उस एंटीवायरस का ही साइड इफेक्ट था कि शुरुआत में जोन की बॉडी किसी लाश की तरह अकड़ गई थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। इसी तरह शेरन, नेथन, लूकस और माइकल ने भी जोन के कहने पर खुद को एंटीवायरस इंजेक्ट किया था, इसलिए वे लोग भी घर के अंदर बेहोश हो गए थे और उनकी भी याददाश्त चली गई थी। लेकिन अब जोन को सब कुछ याद आ चुका था। जोन अपने साथियों के पास लौटने के लिए जैसे ही कार की तरफ बढ़ा, तभी वहां एक तेज रफ्तार से कार आई और उसने जोन की कार को ठोक दिया। जोन उससे मरते मरते बचा। तभी उसने देखा कि उस गाड़ी में लूकस था, जो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था और वो दोबारा पहले की तरह खूंखार होता जा रहा था। इसका मतलब था कि जोन का बनाया एंटीवायरस काम तो करता था, लेकिन उसका असर बस कुछ समय तक ही रहता था। दवाई का असर खत्म होते ही इफेक्टेड वापस खार हो जाता था, जैसा कि उस वक्त लूकस के साथ हो रहा था। जोन ने लूकस को भी सारी सच्चाई बताई और उसे दोबारा नॉर्मल करने के लिए बक्से से एक एंटीवायरस का इंजेक्शन निकाल लिया। लेकिन तभी अचानक ही लूकस ने जोन पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। लूकस जोन का दम बस घोंटने ही वाला था कि तभी जोन के हाथ एक पत्थर लग गया और उसने वो पत्थर उठाकर लूकस के सिर पर दे मारा, जिससे लूकस वहीं मर गया। जोन को लूकस की मौत का अफसोस तो था, लेकिन अब उसे शेरन और नेथन की फिक्र होने लगी थी। वो कार लेकर वापस घर की तरफ निकल गया। तब तक उधर शेरन और नेथन को भी सब कुछ याद आ चुका था। नेथन और शेरन एक दूसरे को पहचान कर खुश थे। तभी अचानक उन इफेक्टेड लोगों ने झुंड के झुंड उनके घर पर हमला कर दिया। उन्हें देख नेथन ने फौरन घर का दरवाजा लॉक कर दिया और शेरन को लेकर सोफे के पीछे छुप गया। उधर जोन जल्द से जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया। ये देख जोन पैदल ही घर की ओर भागने लगा। दूसरी ओर शेरन और नेथन उन इफेक्टेड लोगों को रोकने के लिए सोफे के पीछे छुपे उन पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इफेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। अब तो वे लोग पेड़ पर लटकाए गए लाशों से भी नहीं डर रहे थे। शेरन को अब यकीन हो चुका था कि उनकी मौत तय है, इसलिए वो जोन के लिए एक लेटर लिखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोन को अब तक कुछ भी याद नहीं आया होगा। इसी तरह सुबह हो गई। आज ही 18 तारीख थी, जिसका मतलब था कि आज वहाँ कुछ होने वाला था। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आई और अगले ही पल एक एक कर उन इफेक्टेड लोगों पर गोलियां बरसने लगी, जिससे वे मरने लगे। ये देख नेथन को याद आया कि दरअसल 18 तारीख को मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजने वाली थी। ये याद आते ही नेथन जैसे खुशी से पागल हो गया। वो बिना एक पल सोचे घर से निकलकर जंगलों की तरफ चला गया और चिल्लाता हुआ कहने लगा, गोली मत चलाना, हमें मदद चाहिए। लेकिन उसी पल उन सोल्जर्स ने नेथन को चारों ओर से घेर लिया और एक ही झटके में उसे गोलियों से भून कर रख दिया। दरअसल बढ़ते इन्फेक्शन से मिलिट्री ने अब किसी को भी रेस्क्यू करना बंद कर दिया था और जिस एरिया में इन्फेक्शन ज्यादा था वहां वे सारे लोगों को खत्म कर रहे थे। इतने में ही जोन भी वहां पहुंच गया।
अपने भाई को मरते देख उसे सदमा लगा। वहीं शेरन भी नेथन की मौत से दहशत में आ गई। इसके बाद सोल्जर्स उस इलाके की छानबीन में लग गए। ये देख जोन शेरन को लेकर वहां से भागने लगा, पर तभी उस इन्फेक्टेड औरत ने शेरन की पीठ पर चाकू भोंक दिया, जिसे जोन ने एक्सपेरिमेंट के लिए शेड में बांध कर रखा था। जोन ने उसी वक्त उस औरत की खोपड़ी उड़ा दी, पर अब जख्मी शेरन चलने की हालत में नहीं थी। जोन किसी तरह उसे उठाकर भागता रहा, लेकिन उसे पता था कि ऐसे वे लोग सोल्जर से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। तभी जोन को एक आइडिया आया। वो शेरन को लेकर लाशों से भरे उस गड्ढे में कूद गया। उसने खुद को और शेरन को एंटीवायरस का इंजेक्शन लगाया और कहा, शेरन, इस इंजेक्शन से हम बेहोश हो जाएंगे और एक मुर्दे की तरह दिखेंगे। इससे सोल्जर्स को लगेगा कि हम मर चुके हैं और वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब तक शेरन का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसने जोन को वो लेटर दिया जिसमें उसने पिछली सारी बातें लिख रखी थीं। वो लेटर देखकर शरण दुनिया से चल बसी और इसी के साथ जोन एंटीवायरस के असर से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सोल्जर्स वहां आए और उन्होंने अपने मारे हुए सारे लोगों को उस गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। उन्हें जरा भी शक नहीं हो पाया कि जोन केवल बेहोश है, इसलिए वो वहां से चले गए। कुछ समय बाद जोन को होश आया। जोन एक बार फिर पिछली सारी बातें भूल चुका था। उसे ना तो शेरन याद थी और ना ही वो लेटर जो कुछ देर पहले शेरन ने उसे दिया था। जोन मदद के लिए आवाज लगाने लगा। तभी एक बार फिर उस म्यूट लड़की ने रस्सी फेंककर जोन को गड्ढे से बाहर निकाला। अफसोस कि जोन शेरन का दिया वो लेटर गड्ढे में ही छोड़ आया था। दरअसल उस लेटर में शेरन ने लिखा था, जोन, शायद तुम्हें याद नहीं, पर मैं शेरन, नेथन और तुम, हम सब डॉक्टर्स हैं। हम दुनिया में फैली एक खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे थे। तब हमें उम्मीद की एक किरण नजर आई। हमारी उम्मीद थी वो म्यूट लड़की जो असल में वायरस से इम्यून है। हमने उसके खून का इस्तेमाल करके एक एंटीवायरस तैयार किया था जिसने एक हद तक वायरस पर असर भी किया, लेकिन वो वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। हालांकि उस एंटीवायरस के असर से तुम्हारी जो याददाश्त चली गई है वो वक्त के साथ लौट आएगी, पर तुम्हें आगे भी उस म्यूट लड़की की सुरक्षा करनी है और उसकी मदद से फिर एक नया एंटीवायरस तैयार करना है, क्योंकि दुनिया में अब भी कई लोग बचे हैं जिन्हें वायरस से बचाया जा सकता है। इसी के साथ वो म्यूट लड़की जोन को जंगल से निकालकर बाहर की दुनिया में ले आई, जहां दूर दूर तक लाशों के ढेर के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जोन दिल में दहशत लिए बस उन्हें